Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 1 of lecture 16. Okay, in this lecture we will discuss the historical background of Beowulf. बेओवुल्फ हमने आज डिस्कस करनी है, जो कि एक एपिक पोइम है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोइम आप इसे कह सकते हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोइम है। ठीक है ना, हम लोग एपिक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एपिक क्या होता है। इसे ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ सेक्शंस जिसे हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ सेक्शंस ही है, उस दौर में सेक्शंस ही थे। और ये जो है आप कह सकते हैं कि एंग्लो सेक्शंस की साइड से जो है ये पोइम जो है ये हमें मिली है। ठीक है ना, कंपोज्ड एज अर्ली एज 1700 सेंचुरी, यानी कि 1700 सेंचुरी में जो है ये हमें अंदाज़ा है कि तकरीबन 700 सदी जो थी, 700वीं सदी जो थी, 1700 सेंचुरी जो थी, उस टाइम ये जो है ये कंपोज की गई थी, बनाई गई थी। और इसको इवॉल्व, क्योंकि जारी बात है उस टाइम रिटन तो फॉर्म में नहीं थी ना, उस टाइम ये ओरल फॉर्म में कंपोज की गई होगी। ठीक है, तो इसको मैनी रीटेलिंग्स का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट लोगों ने एक दूसरे को बताया, जनरेशन दर जनरेशन ये पास की गई। तो मैनी रीटेलिंग्स से जो है ये इवॉल्व हो गई थी, कुछ थोड़ी सी चेंज भी हो गई थी, और फिर इसको जो है वो रिटन फॉर्मेट द एंड जो है ये रिटन फॉर्म में जो है इसको जो आप कह सकते हैं सेव कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं आपको कोई बात बता रही हूँ और आप किसी और को बता रहे हो और वो किसी और को बता रहा है ना, तो उन बातों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज जो है वो हो जाता है। ठीक, यानी कि बोलने का स्टाइल, ये वर्डिंग ही हमें जो सेम लग रही होती है वो थोड़ी सी लेकिन डिफरेंट हो जाती है। तो इसी तरह से ये इवॉल्व हुई थी थ्रू मैनी रिटेलिंग्स, मीन्स के लोगों ने एक दूसरे को बताया, जनरेशन दर जनरेशन चली, और जब तक ये रिटन फॉर्म में आई तब तक ये कुछ जो है या काफ़ी हद तक जो है इवॉल्व हो चुकी थी। अच्छा, अर्लीस्ट नोन ऑनर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इज द 16th सेंचुरी स्कॉलर लॉरेंस नोवेल। अच्छा, अब जो हमें इसका ऑनर है बेओवुल्फ का, जो हमें पता लगा है कि सबसे पहला ऑनर जो है बेओवुल्फ पोइम का, एपिक पोइम का, उसका जो नाम है वो है लॉरेंस नोवेल। ठीक है ना, लॉरेंस नोवेल। ये मैंने आपको राइटर का नाम नहीं बताया। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जिस मतलब मीन्स के जो पीस ऑफ राइटिंग था, वो उस पीस ऑफ राइटिंग का जो ऑनर था, मीन्स के जिसके पास वो सेफ पड़ी हुई थी रिटन फॉर्म में बेओवुल्फ, वो है लॉरेंस नोवेल। हमें राइटर का नहीं पता इनके, ठीक है ना, बेओवुल्फ के राइटर का हमें नहीं पता कि कौन है इनके राइटर, एनोनिमस राइटर हैं। नरेटर अगर हम देखें तो क्रिश्चियन टेलिंग अ स्टोरी ऑफ पैगन टाइम्स। ठीक है, क्रिश्चियंस के बारे में, मतलब कि क्रिश्चियंस ने स्टोरी बताई है, मीन्स के क्रिश्चियंस ने जो है या क्रिश्चियन ने स्टोरी सुनाई थी। पैगन टाइम्स कौन से टाइम होते हैं बेटा? वो टाइम होते हैं जिसमें आप मीन्स के वो दौर, जिस टाइम के जो ये पर्सन्स थे या जो क्रिश्चियंस थे, उस टाइम वो जो थे वो मेन रिलीजन नहीं था उस दौर का। मीन्स के हम उस दौर की बात करें, या ये जो स्टोरी है ये उस दौर की स्टोरी है, उस दौर की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि जिस दौरान में जो मेन रिलीजन था उस दौर का, वो क्रिश्चियन नहीं था। ठीक है, तो क्रिश्चियंस जो हैं वो उस दौर की स्टोरी सुना रहे हैं। पैगन टाइम्स वो रिलीजन या वो बिलीफ के बारे में बात की जा रही है जो कि जो आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई और मेन जो रिलीजन था ना वो क्रिश्चियन नहीं था। ठीक है, कोई और रिलीजन था। क्योंकि हम क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं तो हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो कि हमें स्टोरी सुना रहा है, तो वो हमें वो उस दौर की स्टोरी सुना रहा है जिसमें मेन रिलीजन जो था वो क्रिश्चियन नहीं था। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये स्टोरी जो है ये बताई गई है। मीन्स के ही, शी, इट, दे वाले जो है, यानी कि कोई तीसरा इंसान जो है वो स्टोरी सुना रहा है और वो आपको तमाम वाकयात जो है वो नरेट करके बता रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए वो ही, शी और इट, दे वगैरह जो ये जौन से नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं वो ये यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है ना, आई होप कि आपको इतना पता चल गया है कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम है। अच्छा, इसमें ना ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ तमाम जो आपको पोएम्स दी गई हैं उनके बारे में, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अर्लीस्ट ऑनर कौन है, बेओवुल्फ का जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसका अर्लीस्ट ऑनर कौन था। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ये स्टोरी बताई गई है आपको, या कि फिर ये जो है ये कंपोज कब हुई थी, 700 में कंपोज हुई थी, ओल्ड इंग्लिश में रिटन, कौन सी इंग्लिश में राइट की गई है, ओल्ड इंग्लिश में राइट की गई है, सेक्शंस
और जो लैंग्वेज ऑफ सेक्शंस थी उस और ओल्ड जो है उस लैंग्वेज में राइट की गई है स्टोरी। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम, मीन से पूछा जा सकता है कि कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम जो है वो कौन सी है। तो आपको बस ये थोड़े से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। अगर टोन की बात करें हम पोएम की, तो पोएट इज जनरली एंथुसियास्टिक अबाउट बेओवुल्फ्स फीट्स। जो पोएट है वो जो बेओवुल्फ है जिसके ऊपर स्टोरी बेस की गई है उसकी जो वाकयात, फीट्स के मतलब आप कह सकते हैं कि फीट जो कारनामे जो बेओवुल्फ के थे, जो उसके आप कह सकते हैं कि जो वाकयात उसके साथ हुए और जिस तरह से उसने हैंडल किया, या जो उसने आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स की थी, वो तमाम के तमाम जो अचीवमेंट्स हैं पोएट जो है हमारा जो कि आपको सुना रहा है या बता रहा है या कंपोज कर रहा है ये स्टोरी बेओवुल्फ की, तो वो जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एंथुसियास्टिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो सरगर्म जज्बाती नहीं, मतलब कि आप पुरजोश है, वो आपको वाकयात सुनाने में, कारनामे सुनाने में बेओवुल्फ के बहुत ज़्यादा पुरजोश है। ठीक है, बट ही ऑफन सराउंड द इवेंट्स ही नरेट्स विद अ सेंस ऑफ डूम। लेकिन होता क्या है कि पुरजोश होने के साथ साथ जब वो आपको कोई भी इवेंट नरेट कर रहा है, कोई भी स्टोरी आपको सुना रहा है, कोई भी वाकया, कोई कारनामा कि ये काम इसने किस तरह से किया या ये अचीवमेंट इसने किस तरह से हासिल की, तो ये सुनाते सुनाते वो क्या करेगा, आपको इस तरह की टोन बनाएगा कि जिस तरह के सारी दुनिया ख़त्म होने वाली थी, बेओवुल्फ बिल्कुल ही मरने वाला था, उसकी तबाही होने वाली थी, इस तरह की टोन में वो जो है वो अक्सर उसने इस तरह की टोन इस्तेमाल की जिसमें सब कुछ ख़त्म होने वाला था और एंड में बेओवुल्फ जो है एज अ विक्टोरियस जो है वो बाहर निकल आता है। तो इस तरह की टोन जो है ना, सेंस ऑफ डोम मीन्स के दिखाना कि सब कुछ ख़त्म होने वाला था, तबाही होने वाली थी, बेओवुल्फ ख़त्म होने वाला था, मरने वाला था, इस तरह की जो है वो नरेट करते करते वो इस तरह की टोन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है बीच में। सेटिंग की बात करें तो मेन एक्शन ऑफ द स्टोरी इज सेट अराउंड 500 AD। ठीक है, 500 AD के दरमियान जो है वो बेओवुल्फ के एक्शंस जो हैं वो दिखाए गए हैं कि बेओवुल्फ किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों से गुजरता है। मींस के जो टाइमिंग दिखाई गई है बेओवुल्फ की एपिक पोइम में वो टाइमिंग है 500 AD की। और नरेटिव आल्सो रिकाउंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैपेंड मच अर्लियर। और इवन के जो नरेटिव है, जो नरेटर है हमारा, जब वो स्टोरी सुना रहा होता है तो वो सुनाते सुनाते वो बातें भी आपको बताता है जो कि 500 AD से भी पहले की हो चुकी हुई हैं, मीन्स के उससे भी पुरानी है। वो बातें भी जो हैं वो रिकाउंट करेगा, वो बातें भी आपको जो है वो बताएगा, यानी बताते बताते उसे कुछ याद आ जाएगा तो आपको वो बात भी बीच में बता देगा जो कि उससे बहुत पहले उस वक्त से हो चुका हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एज्यूम किया जाता है कि 700 सी में सेंचुरी में या 700 जो टाइमिंग थी उस में जो है ये पोइम जो है बेओवुल्फ की कंपोज की गई थी, लेकिन ये इससे पहले भी कंपोज की जा सकती है। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग तो है नहीं, हमें पता है कि ज़ाहिर बात है एक काम हो चुका है, वो रिटन फॉर्म में भी नहीं है, तो एजम्पशंस ही लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो 500 AD में के दौरान जो है वो सेटिंग है इसकी, और कुछ इससे भी पुराने वाक़यात जो हैं वो आपको बताए गए हैं इस स्टोरी के अंदर, बेओवुल्फ के अंदर, एपिक पोइम के अंदर। सेटिंग की प्लेस अगर हम देखें कि कौन सी जगह पर जो है ये जो स्टोरी है ये आप कह सकते हैं कि बनाई गई है, या कौन सी जगह पे स्टोरी को दिखाया गया है कि वाक़यात जो हो रहे हैं या जो कोई काम हो रहा है या बेओवुल्फ जो है वो कोई काम कर रहा है, तो उसकी जगह कौन सी है, उसकी प्लेस कौन सी है, तो वो डेनमार्क है। एक डेनमार्क है और गेटलैंड है, जिसको आजकल हम लोग जो हैं वो स्वीडन कहते हैं, साउथर्न स्वीडन, यानी कि पुराने नाम डेनमार्क और गेटलैंड है और आजकल जो है वो है स्वीडन इसका नाम है। ये मतलब स्वीडन वाली साइड की जो एरिया था वो उस एरिया में जो है ये स्टोरी जो है ये सुनाई गई है। प्रोटैगनिस्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटैगनिस्ट सारी बात है जो हीरो है वो बेओवुल्फ ही है, क्योंकि बेओवुल्फ के नाम के ऊपर ही एपिक पोएम का नाम है, तो इसलिए जो हीरो है इसका वो बेओवुल्फ ही है। अच्छा जी, कैरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे इस एपिक पोएम में। सबसे पहले तो हमारा प्रोटैगनिस्ट है दैट इज बेओवुल्फ। ठीक है, उसके बाद ये गेटिश हीरो है, यानी कि आप स्वीडिश या डेनमार्किश जो है वो हीरो है, ये सारी बात हीरो है स्टोरी का, और क्योंकि ये स्वीडन में सेटिंग है तो फिर आप स्वीडनिश हीरो भी कह सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट वैरियर है, बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जो वैरियर जो थे, वैरियर का मतलब जो है आप कह सकते हैं जो जंगजू होते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जंगजू आप कंसीडर कर सकते हो इसे, लड़ाका जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो इसे। वाइस एंड इफेक्टिव रूलर, अच्छा ये रूलर भी रहा, क्योंकि ये वाइस और इफेक्टिव
इफेक्टिव रूलर के तौर पे भी यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। इसने रूल भी किया, मीन्स के इसने जो है वो हुकूमत भी की, और जब इसने हुकूमत की तो उस टाइम ये वाइस भी था और इफेक्टिव भी था, मीन्स के ये अक्लमंद भी था और समझदारी से फैसले करता था। और इफेक्टिव का मतलब ये है कि जो भी काम ये करता था, ये ठानता था करने के लिए, तो वो ये काम सर अंजाम देता था। परफेक्ट हीरो दिखाया गया है। एपिक पोइम्स के हीरो की आपने डिटेल पढ़ी हुई है, आपको पता है कि किस तरह का हीरो वो दिखाया जाता है इसमें। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर है किंग रोदगार का। ये किंग ऑफ डेन्स दिखाए गए हैं। फादर फिगर मींस के एक आप कह सकते हैं कि एज अ फादर जो है जो फिगर एक्ट करती है, या एज अ एल्डर जो फिगर एक्ट करती है, ये जो बेओवुल्फ के साथ जो है वो जिसने आप कह सकते हैं कि एक मोहब्बत और जो है एक ख्याल का, एहसास का जो रिश्ता दिखाया गया है, तो वो किंग रोदगार का दिखाया गया है। ये भी वाइस और एज्ड रूलर थे, ये भी रूलर थे, और ये जो थे ये बूढ़े थे, क्योंकि फादर फिगर है तो सारी बात है ये एज्ड होंगे, बूढ़े होंगे। और वाइस भी दिखाए गए हैं, मीन्स के अक्लमंद दिखाए गए हैं, और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो थे ये समझदार थे। अच्छा जी, ग्रेंडल जो है ये एक डेमन का नाम है। डेमन का नाम है ग्रेंडल। रुथलेस था और मिजरेबल था, यानी कि रुथलेस और मिजरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा आप समझ लें एक किस्म का जो है एक अच्छा, तो रुथलेस जो होता है ना बेटा, वो होता है, आप समझें, रुथलेस जो होता है ये होता है बेरहम। मिजरेबल जो होता है ये होता है आप दुखी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसको हम लोग कहते हैं मिजरेबल, ठीक है ना। अच्छा, रिजेंटमेंट होती है बदला लेना या बदनीयती, और मैलिस होता है मैलिस होता है बदनीयती, और रिजेंटमेंट जो होता है ये होता है आपका नाराज़गी कह लें आप, या फिर किसी से जो है वो बदला लेना जो होता है, बदला लेने की नीयत रखना जो होता है वो रिजेंटमेंट होता है। किसी को रिजेंट करना है कि आप उससे नाराज़ हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप उससे जो है जो कुछ उसने किया है आप उसको मज़ा चिखाएंगे, उससे बदला लेंगे, तो ये रिजेंटमेंट के मीनिंग में आ जाता है। मैलिस आ जाता है बदनीयती के मीनिंग में। मिजरेबल जो होता है दुखी होता है। रुथलेस जो होता है वो बेरहम होता है। डेमन जो होता है शैतान होता है। तो ग्रेंडल जो है यहाँ पे ये वो कैरेक्टर है जो कि एक शैतान है और इसका नाम ग्रेंडल है, मींस के एक शैतान, एक जानवर कैरेक्टर दिखाया गया, एक एनिमल टाइप कैरेक्टर जो है वो आपको दिखाया जाएगा बेओवुल्फ में, जिसको हम डेमन कह रहे हैं, उसका नाम ग्रेंडल है, डेमन का नाम। और वो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं वो ये है कि वो बेरहम है और वो दुखी भी है साथ साथ, और वो जो है वो नाराज़गी शो कर रहा है, वो बदला ले रहा है किसी चीज़ का, और मैलिस दिखाई गई है कि उसकी बदनीयती भी शो की गई है इस पोइम के अंदर, एपिक पोइम के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आप कह सकते हैं एंटागोनिस्ट था किसी हद तक, क्योंकि ये जो है बेओवुल्फ के साथ फाइट करता है, इन दोनों की फाइट होगी। देन ड्रैगन है। ड्रैगन जो है ये गार्ड ऑफ ट्रेजर है, मींस के इनके पास कोई खजाना है जहाँ पर जो हमारा ड्रैगन है, ड्रैगन आई होप आप लोगों को पता है जो करेक्टर ड्रैगन का होता है वो कैसा होता है, तो ये वही है ड्रैगन। इसके अंदर क्या है कि खजाना दिखाया गया है, कोई ट्रेजर दिखाया गया है जिसको गार्ड कर रहा है, मीन्स के जिसकी हिफाजत कर रहा है ड्रैगन, ठीक है। और वो एंशियंट और पावरफुल है, जाहिर बात है ड्रैगन दिखाया गया है तो आपको पुराने ज़माने की, कदीम ज़माने की बात की जा रही है, और जो कदीम ज़माने की बात की जा रही है उसके अलावा भी आपने ड्रैगन के बारे में सुना होगा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाए जाते थे, वो उड़ भी सकते थे और वो ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल भी होते थे, ठीक है ना। तो ये भी आप मानें कि हमारा एंटागोनिस्ट ही है, क्योंकि ये भी जो है ये भी हमारे जो प्रोटैगोनिस्ट हैं बेओवुल्फ उनके साथ फाइट करेंगे, ठीक है ना, इनकी भी फाइट होगी। फिर है ग्रेंडल्स मदर। ग्रेंडल ये रहा, ये ग्रेंडल जो था डेमन था वो, और ग्रेंडल की जो मदर है वो ये रही है, ठीक है। ग्रेंडल यानी कि डेमन है और उसकी जो मदर है वो भी यहाँ पर आपको एपिक पोएम में मिलेगी। तो अगर हम ग्रेंडल की मदर को देखें तो ग्रेंडल क्योंकि डेमन था, शैतान था, तो इसकी मदर भी इंसान नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमें जो है ग्रेंडल की मदर से ही आया है ये पोएम में, एपिक पोएम में जो नाम आया है वहाँ पे तो ग्रेंडल शो किया गया ना, और फिर उसको बताया गया कि वो एक डेमन है। जब ग्रेंडल की मदर आई थी तो उसको ग्रेंडल की मदर ही कहा गया, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं बताया गया, अननेम्ड है। स्वैम्प हैग। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। दलदल आपने सुना होगा जिसमें एक दफ़ा धंस जाए तो वहाँ से निकला नहीं जाता, ठीक है ना, वो दलदल होती है जिसमें आप जितना ज़्यादा हिल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं आप उतना ज़्यादा उसमें धंसते जाते हैं और एंड में आपकी डेथ हो जाती है, तो ये होती है स्वैम्प। हैग का मतलब होता है विच। विच का मतलब चुड़ैल, ठीक है। तो स्वैम्प की चुड़ैल थी, मतलब दलदल की चुड़ैल थी, और उसके अलावा उसका कोई और नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया जो ये पोएम है उसके अंदर, ठीक है।
और इसका कैरेक्टर जो दिखाया गया है वो ये है कि इसके कैरेक्टर में इंतकाम लेना आपको दिखाया गया है कि ये इंतकाम लेती है। अब किसका इंतकाम लेती है, कैसे इंतकाम लेती है, ये जब आप स्टोरी की समरी रीड करेंगे या अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी स्टोरी जो है वो बेओवुल्फ की, तो अगर आप उसको टेक्स्ट को भी रीड करेंगे तो आपको जो है वो पता लग जाएगा कि किसका इंतकाम लेती है और कैसे इंतकाम लेती है। ठीक है, अच्छा जी, अब समरी देखें आप। समरी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, शॉर्ट समरी है। आपको सिर्फ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा याद रखना है या स्टोरी के बारे में थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखें। मैं इसीलिए आपको समरी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ सारी की समरी क्या है। आप लोगों को जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे ना बेटा, वो ये नहीं आएंगे कि आप बेओवुल्फ की समरी लिखो, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है बेओवुल्फ किस तरह की पोइम है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए ग्रेंडल जो है वो कौन सी पोइम का कैरेक्टर है, या आपसे पूछा जाए कि जो बेओवुल्फ है ये कौन सी एज में लिखा गया था, कब फर्स्ट टाइम कंपोज हुआ, या जो इसका जो फर्स्ट जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसका वो किसके पास था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। समरी देख लेते हैं। समरी इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है माइंड में चीज़ें बिठाना और आपको याद रखना जो है ना वो बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। देखें जी, रोदगार जो किंग ऑफ डेन्स हैं वो एक मीड हॉल जो है वो बिल्ड करते हैं, यानी कि एक हॉल बनाते हैं जिस हॉल का नाम जो वो रखते हैं वो हेरोट हॉल है। यानी कि उन्होंने एक हॉल बनाया है नया। किंग ऑफ डेन्स जो हैं रोदगार, उन्होंने एक नया हॉल बिल्ड किया है अपने कैसल के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर, और उस हॉल को जो है उसका नाम उन्होंने रखा है हेरोट हॉल। अब क्या है कि उस हॉल को बनाने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक जो वेलकमिंग या सेलिब्रेटरी पार्टी वहाँ पे वो लोग रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर मचता है, और वो मचाने वाले कौन होते हैं, डेन्स। डेन्स का मतलब जो सिटीजन्स होते हैं डेन्स के, क्योंकि किंग ऑफ डेन्स ने बनाया ना, तो वहाँ पे जब सेलिब्रेटरी डिनर हो रहा होता है तो वो जो डेन्स थे, जो सिटीजन्स थे उस मुल्क के, वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। जाहिर बात है अगर आप लोगों की कहीं पार्टी हो रही हो, आप लोगों का कहीं फंक्शन हो रहा हो, तो आप लोग खामोशी से तो नहीं बैठते ना, आप लोग शोर मचाते हो, आप लोग सिंगिंग कर रहे होते हो, डांसिंग हो रही होती है, सारा कुछ कर रहे होते हो, तो वहाँ पे शोर होता है। तो इसी तरह जब ये लोग भी एक सेलिब्रेशन कर रहे थे तो वहाँ शोर था। अब शोर की वजह से क्या होता है, जो ग्रेंडल था वो जाग जाता है, वो सोया होता है, वो जागता है और जागने के बाद वो अटैक कर देता है डेन्स के ऊपर जो कि सिटीजन्स थे। यानी कि ग्रेंडल जो हमारा डेमन था वो उठता है, जागता है, जागने के बाद वो आता है और आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उस हॉल के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके ऊपर 12 साल तक वो हुकूमत करता है। ठीक है ना, वो जो हमने हेरोट हॉल बनाया था किंग ऑफ डेन्स ने, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके ऊपर हुकूमत करता है 12 साल। फिर क्या होता है, एक ग्रेट वॉरियर आता है गेटलैंड से, जिसको स्वीडन हम आज का नाम कह रहे हैं, हेल्प के लिए, और उसका नाम होता है बेओवुल्फ। ये हमारे प्रोटैगोनिस्ट हैं, हमारे हीरो हैं। ठीक है ना, बेओवुल्फ आता है, आने के बाद वो लड़ाई करता है ग्रेंडल के साथ जो कि हमारा डेमन है। फिर क्या होता है, बेओवुल्फ जो होता है वो ग्रेंडल को हराने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो आपको दिखाया था, इसलिए बेओवुल्फ जो है वो इजीली, ये थोड़ा सा मुश्किल से स्ट्रगल के साथ जो है वो ग्रेंडल को हरा देता है। अब ग्रेंडल को हराने के बाद वो क्या करता है, वो उसका एक आर्म जो है ना, सेवर्ड आर्म मीन्स के वो ग्रेंडल का जो कि डेमन है, एक उसका बाजू जो है वो काट देता है, उसको अलग कर देता है उसके बॉडी से। फिर क्या होता है, और इस चीज़ को वो एज अ ट्रॉफी जो है वो समझता है कि जारी बात है उसने एक पावरफुल डेमन को हराया। अभी वो मरा नहीं है ग्रेंडल अभी जिंदा ही है, लेकिन उसने उसका हाथ जो है वो उसके जिस्म से, ग्रेंडल के जिस्म से जो है वो अलग कर लिया है बेओवुल्फ ने, और इस तरह से वो अपनी जीत जो है वो दिखा रहा है कि देखो मैं जीत गया हूँ एज अ, और उसका हाथ जो है वो एज अ ट्रॉफी शो कर रहा है कि ये देखो मैं जो हूँ, मैंने डेमन को हरा दिया है। अब ग्रेंडल की जो मदर है वो आती है हेरोट टू एवेंज ग्रेंडल, यानी कि ग्रेंडल क्या करता है, उसके बाद ग्रेंडल वहाँ से भाग जाता है और जाता है अपनी मदर के पास जो कि स्वैम्प में होती है। वहाँ पे जाके कुछ अर्सा वो रहता है और उसकी वहाँ पे ही डेथ हो जाती है। अब उसकी मदर जो है फिर वो आ जाती है हेरोट हॉल जो था डेन्स में, वहाँ पर अपने बेटे का बदला लेने के लिए। बेओवुल्फ क्योंकि कैरेक्टर है, हमारा हीरो है, तो बेओवुल्फ जो है वो ग्रेंडल की मदर को भी हरा देता है। और फिर ये क्या करता है कि जो ग्रेंडल वहाँ पे होता है, मीन्स के हॉल में वो ज़रूर आती है लेकिन वो वहाँ से फिर वापस चली जाती है ग्रेंडल की मदर, वो अपने स्वैम्प में जाती है। और बेओवुल्फ भी
अच्छा, वो हॉल में जब आती है ना तो वो आके वहाँ पे जो डेन्स का किंग था ना उसके एक बहुत ही ज़्यादा वफादार और करीबी जो एक आदमी होता है उसको मार देती है। अब बेओवुल्फ और जो किंग ऑफ डेन्स के रोथगार के जो आदमी होते हैं वो जाते हैं उसके पीछे पीछे, और जहाँ पे उसकी स्वैम्प होती है वहाँ जाते हैं उससे बदला लेने के लिए। जब वहाँ जाते हैं तो फिर बेओवुल्फ ऑफ स्वैम्प में जाता है और जाके ग्रेंडल की मदर को हराता है, और फिर वहीं से वो ग्रेंडल का हेड जो है वो, यानी कि उसका सर जो है वो काट देता है उसकी बॉडी से और उसको ले जाता है एज अ प्रेजेंट फॉर द किंग ऑफ डेन्स रोथगार। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे, यानी कि ग्रेंडल और उसकी मदर की स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है, बेओवुल्फ अपने मुल्क वापस आ जाता है और आके किंग बन जाता है और 50 साल तक सुकून रहता है। यानी कि एपिक पॉइंट जो थी उसके अंदर 50 साल दिखाते हैं, टाइम गुजर गया है कि 50 साल तक कोई ख़ास वाक़या जो है वो नहीं हुआ ग्रेंडल और उसकी मदर के बाद। फिर क्या होता है कि एक चोर आता है जो ड्रैगन जो के ट्रेजर्स को क्या कहते हैं गार्ड कर रहा होता है, उनकी हिफाजत कर रहा होता है। वो वहाँ से चोरी करने की कोशिश करता है। चोर जो है वो उन ट्रेजर्स को, वो जो गॉबलेट होता है उसको चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो चोर जो है वो चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ से ट्रेजर्स। तो गॉबलेट जो होता है ना बेटा, गॉबलेट एक इस किस्म का, आपने वाइन ग्लास देखे होंगे, वाइन ग्लास ही होता है जिसका ना कोई हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और जो है ना उस तो विदाउट हैंडल जो उनसे ग्लास होते हैं वाइन वाले, वो उस तरह का ग्लास होता है, गोल्डन कलर का आई थिंक होता है, वो गोल्ड का आई थिंक दिखाते हैं कि बना होता है। तो इस तरह का कोई चीज़ होती है। तो अब जो चोर होता है वो चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके चोरी करने की कोशिश की वजह से, क्योंकि ड्रैगन जो था वो वहाँ पे गार्ड कर रहा था, एज अ गार्ड ड्यूटी दे रहा था, वो जाग जाता है। जब वहाँ पे वो जाग जाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है ड्रैगन को कि इन्होंने जो है यहाँ पे मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो ट्रेजर है, ये जिस चीज़ की मैं हिफाजत कर रहा हूँ उसको चोरी करने की कोशिश की गई है। फिर ड्रैगन जो है वो जो गेट्स थे जो कि स्वीडन, जो कि डेनमार्क और गेट्स दिखाए गए थे आपको, जो कि बाद में बताया गया था कि ये जो है ये स्वीडन का हिस्सा है, ये स्वीडन के रीजन में आते हैं। तो वो जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनके जो है लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि उनकी जो ज़मीन होती है जिसके ऊपर गेट्स जो थे वो रहते होते हैं, जिनका किंग जो है वो बेओवुल्फ है, वो वहाँ पे हमला कर देता है ड्रैगन और उनको जो है वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है अपने गुस्से में। अब बेओवुल्फ को क्या होता है, बेओवुल्फ जाहिर बात है किंग होता है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कंसीडर किया जाता था। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका है, 50 साल पहले की बात है कि वो ग्रेंडल और उसकी मदर से उसने लड़ाई की थी और उन्हें हराया था, लेकिन फिर भी एज अ किंग वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि मुझे अपनी जो रियाया है, जो अवाम है, उसको मुझे बचाना है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और जाके ड्रैगन के साथ लड़ाई करता है। तो क्या होता है, बेओवुल्फ ड्रैगन को हरा तो देता है, उसे मार देता है, उसको कत्ल कर देता है, लेकिन वो खुद भी जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि अब वो कोई नौजवान तो नहीं था, वो एक अच्छा खासा बूढ़ा आदमी था। और क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है तो अपनी कंडीशन की वजह से, अपने ज़ख्मों की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। पोइम के अंदर ही उसकी डेथ दिखाई जाती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पैगन एंड द क्रिश्चियन एलिमेंट्स जो कि हमें बेओवुल्फ में मिल रही हैं। तो पैगन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैगन क्या होता है, पैगन वो होता है या वो वाला रिलीजन होता है जो कि वर्ल्ड में मेन रिलीजन नहीं होता, कम होता है, ठीक है ना। अब जिस तरह क्रिश्चियनिटी तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है रिलीजन, तो जो दूसरे रिलीजन हैं वो कम है उससे। तो वो जो उस दौर में क्रिश्चियनिटी जो थी वो जो आप एक ले सकते हैं कि मेन रिलीजन थी या मेन रिलीजन नहीं थी, तो जो दूसरा रिलीजन था क्रिश्चियनिटी के साथ वो था पैगन रिलीजन, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को अगर हम डिस्कस करें तो गॉड इज़ मेंशन्ड बाय 2 मेन कैरेक्टर्स, 2 मेन कैरेक्टर्स ने गॉड को मेंशन किया है, एक बेओवुल्फ ने जो कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट है और एक रोथगार ने जो कि किंग ऑफ डेन्स थे। अच्छा, ग्रेंडल को प्रेजेंट किया गया है एज अ लूसीफर, ठीक है, यानी कि लूसीफर जिसको आप कह सकते हैं लूसीफर जो है। ओके, तो ग्रेंडल को रिप्रेजेंट किया गया है एज अ लूसीफर। लूसीफर कौन होता है, लूसीफर होता है शैतान का जो दूसरा नाम है, उसको इंग्लिश में लूसीफर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि शैतान को लूसीफर कहा जाता है। तो ग्रेंडल जो डेमन था उसे एज अ डेमन हम कह रहे हैं, उसे एज अ शैतान ही प्रेजेंट किया गया था इस बेओवुल्फ में। अच्छा, वो अब इनकी क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो ग्रेंडल और लूसीफर दोनों को जो थे ये आउटकास्ट थे। आउटकास्ट कौन होते हैं, वो जिसे सोसाइटी जो होती है वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, जिसे सोसाइटी जो है वो अपने में मिक्स नहीं करती। वो लोग जिनको आपकी जो सोसाइटी है, आपकी गैदरिंग जो है, जो जिन लोगों के साथ मतलब कि जो उनके मिलने मिलाने वाले लोग हैं, तमाम के तमाम उनको छोड़ देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं।
हैं, यानी कि उसकी कोई भी आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, तो उसको हम लोग आउटकास्ट कहते हैं। अब ग्रेंडल को और शैतान को, लूसीफर को, दोनों ही आउटकास्ट हैं। Perform a task for God. Grendel is described as a son or descendant of Cain. A clear biblical reference. Grendel जो है इसको दिखाया गया है कि ये जो होते हैं ये था बेटा या उसके अभी बेटे से भी बेटा, यानी कि डिसेंडेंट था केन का, ठीक है, केन का डिसेंडेंट था। और ये क्लियर एक बिब्लिकल रेफरेंस दिया गया है, यानी कि एक कैरेक्टर है जो कि दिखाया गया है जो कि शैतान की साइड पे होगा यकीनन, और उसका जो था डिसेंडेंट जो था वो ग्रेंडल था, जो कि डेमन था, जो कि एंटागोनिस्ट था हमारी बेओवुल्फ जो पोइम है उसके अंदर। ये बातें आपने याद नहीं रखनी है, आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर क्रिश्चियनिटी, यानी कि अगर हम गॉड का नाम ले रहे हैं तो वो किसने लिया, बेओवुल्फ और रोथगार ने लिया। हम लोग ग्रेंडल को एज अ डेमन या एज अ लूसीफर ले रहे हैं इस पोइम के अंदर, बेओवुल्फ के अंदर, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ ये कि आउटकास्ट था जो ग्रेंडल है, लूसीफर जो था वो आउटकास्ट था, ठीक है ना। अच्छा, पैगन को अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रॉन्ग नेचर प्रेजेंस है इसकी और स्ट्रेंथ ऑफ वैरियर दिखाई गई है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ वैरियर थी ये वो चीज़ थी जो हर वैरियर तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं ना होता, वही चीज़ है कि मेन जो आप लोगों के जो आप ये समझ लें पैगन को कि जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी को छोड़ के, तो अब मेजॉरिटी तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती ना इतनी ज़्यादा जितनी कि हमारा बेओवुल्फ जो प्रोटैगनिस्ट था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और जो नेचर जो है वो भी जो दिखाई गई है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है, नेचर की जो प्रेजेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है इस पोइम के अंदर, बेओवुल्फ के अंदर। अच्छा, एपिक क्या होती है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि अभी हमने फिलहाल जो है वो 2-3 एपिक्स को ही डिस्कस करना है। तो नोबल हीरो होता है इसके अंदर, जो जिसका स्टेटस जो होता है वो नोबल होता है, वो हमारा प्रोटैगोनिस्ट होता है इस पोएम का, एपिक का। टेल द ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। एपिक हमें देख के क्या पता चलता है कि उस ज़माने की, उस दौर की, जिस दौर में ये एपिक या पोएम जो है वो लिखी गई थी उसकी ट्रेडिशन क्या थी, सोसाइटी क्या चीज़ कैसे थी और सोसाइटी किस चीज़ को फॉलो करती थी, ठीक है ना। ओरल ट्रेडिशन थी, मीन्स कि ओरली ये एक दूसरे को सुनाई जाती थी, ट्रांसमिट की जाती थी, एक दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। अच्छा, उसके बाद स्कोप्स एंड म्यूज़। स्कोप्स और म्यूज़ जो है ये एक न्यू चीज़ है। तो स्कोप्स क्या होता है बेटा, जब हम लोग नरेट मीन्स के वो पोएट्स जो कि ओरली जब कोई चीज़ सुनाते थे या ओरली अपनी पोइट्री करते थे या कोई चीज़ कंपोज करते थे तो हम उनको कहते थे स्कोप्स, मीन्स के वो पोइट्स जो ओरली चीज़ें कंपोज करते हैं, तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में या लिटरेचर में हम लोग उनको स्कोप्स कहते हैं। और म्यूज़ क्या होता है, म्यूज़ आपने देखा होगा, म्यूज़ का मीनिंग अक्सर जो आता है वो यही आता है कि गॉडेस है या कि फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप, यानी कि फ़न की देवी आप कह सकते हैं। फ़न का मतलब है यहाँ पे आर्ट की आप गॉडेस कह सकते हैं म्यूज़ को, ठीक है ना। हीरो ऑफ इम्प्रेसिव स्टेचर, ये मैं बता चुकी हूँ, स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए आपके हीरो का, नेशनल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता हो, जिस तरह के यहाँ बेओवुल्फ दिखाया गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था, उसके बाद वो किंग बन जाता है, मतलब उसका इतना स्टेचर था तो वो किंग बनता है ना। सेटिंग्स जो हैं वो वास्ट हैं क्योंकि वो जर्नी पे जाता है, जिस तरह बेओवुल्फ जो है वो पहले डेन्स गया, फिर वो वहाँ से वापस गेट्स आया, फिर वहाँ पे किंग बना, फिर उसको दोबारा ड्रैगन से फाइट की गई। तो सेटिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा वास्ट सेटिंग दिखाई जाती है। डीड्स रिक्वायर सुपर ह्यूमन करेज, जाहिर बात है बेओवुल्फ में सुपर ह्यूमन करेज भी था और जो डीड्स वो करता है वो भी तमाम की तमाम जो हैं वो इस चीज़ को रिक्वायर करती है, मीन्स के जो कारनामे बेओवुल्फ करता है उसके लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या करेज की ज़रूरत थी, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या करेज होगा तो ही वो काम पूरा हो सकता है। जिस तरह के हमारे बेओवुल्फ ने क्या किया था, पहले इन्होंने ग्रेंडल डेमन को हराया, फिर उसके बाद ग्रेंडल की जो मदर थी उसको वो डिफीट किया। देन जब ये 50 ईयर्स तक हुकूमत कर चुके थे और तब इनकी अच्छी खासी एज होगी, यानी 50 साल तो उन्होंने जस्ट हुकूमत की थी और उससे पहले वो जवान होंगे, तभी वो गए थे डेन्स और वहाँ जाके उन्होंने ग्रेंडल और ग्रेंडल की मदर को डिफीट किया था। तो इसका मतलब है कोई आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी एज इनकी हो सकती है। तो उस एज में ये जाते हैं ड्रैगन से लड़ते हैं और ड्रैगन को भी हराते हैं, ठीक है। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और करेज दोनों ही इनके पास मौजूद थे। सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं, गॉड्स, एंजल्स, डेमन्स आर इन्वॉल्व। इसके अंदर कौन कौन सी सुपर नेचुरल हैं आप कह सकते हैं, डेमन्स इन्वॉल्व हैं और उसके बाद ड्रैगन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एलिवेटेड स्टाइल है, मीन्स कि जो भी चीज़ है, जो नरेटर है हमारा वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, जो भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है।
एपिक हीरो की क्वालिटीज देखें हम अगर, तो सेंट्रल फिगर है इन अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, यानी कि सेंट्रल फिगर है तमाम की तमाम जो हमारा एपिक पोइम है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तमाम उसकी फीट्स, उसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करती है, वो ही बयान करती है। रिफ्लेक्ट्स वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, सारी बात है हमें वैल्यू बताती है कि सोसाइटी कौन सी चीज़ों को वैल्यू करती थी, सोसाइटी की क्या वैल्यूज थी, सोसाइटी किस ट्रेंड को फॉलो कर रही थी उस दौर में जिस दौर की वो एपिक पोइम है। बेओवुल्फ इज एन एंशियंट इंग्लिश हीरो बट ही इज ऑल्सो एन आर्किटाइप हीरो, मीन्स के एंशियंट इंग्लिश हीरो होने के साथ साथ बेओवुल्फ जो है वो एक आर्किटाइप हीरो भी हैं। क्यों आर्किटाइप हीरो हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी भी एपिक हीरो की जो क्वालिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो हमारे एपिक हीरो के अंदर मौजूद हैं, मींस के बेओवुल्फ के अंदर मौजूद हैं। तो आर्किटाइप क्या होता है? आर्किटाइप सिंपल होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही टिपिकल हो। और टिपिकल बेओवुल्फ किस सेंस में है? वो इस सेंस में है कि जो भी हमारी एक टिपिकल क्वालिटीज़ थी एपिक हीरो की, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ हमने बेओवुल्फ के अंदर देखी हैं। इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं कि ये इंग्लिश और एंशिएंट हीरो होने के साथ साथ एक एपिक आर्किटाइप हीरो भी हैं, क्योंकि टिपिकल क्वालिटीज रखते हैं एपिक हीरो की। रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी फेसिंग फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ और सुप्रीमली एथिकल, यानी कि एथिकल दिखाया है, मॉरल दिखाया गया है हमारे हीरो को। ये बताया जा रहा है कि क्यों आर्किटाइप हीरो है। ठीक है, एक तो इसलिए क्योंकि सुप्रीमली एथिकल हैं, मॉरल हैं, स्ट्रेंथ इनके पास फिजिकल जो है वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, और उसके बाद रिप्रेजेंट क्या करते हैं, यानी कि जो फोर्सेज हैं डार्कनेस की और यानी कि अच्छाई और बुराई की जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान जो लड़ाई हो रही है कम्युनिटी के अंदर, वो तमाम चीज़ें जो है फेस करते हैं, यानी कि उनको वो हराते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए इनको कह रहे हैं कि ये आर्किटाइप हीरो है, क्योंकि यही तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एपिक हीरो में थी, और यही क्वालिटीज़ जो हैं ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ हम जो है बेओवुल्फ उनमें भी देख रहे हैं। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.